हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि पॉलिटी की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज से हम लोग की क्लासेस शुरू हो रही हैं। क्लासेस शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि देखिए, ये जो क्लास चलेगी हम लोग की, ये पॉलिटी की क्लास जो चलेगी, ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ये जो क्लास चलेगी हम लोग की, ये अभी 4 डेज इन वीक होगी, ठीक है। 3 दिन तो हम ज्योग्राफी की वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें मंडे है, वेंसडे और फ्राइडे है। तो बाकी जो 4 दिन होते हैं, जैसे ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, आपका सैटरडे संडे हो गया, तो उस दिन पॉलिटी की क्लास चलेगी इस अप्रैल महीने तक, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटी की क्लासें रेगुलर चलने लगेंगी और हम लोग साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि 2 से ढाई महीने के अंदर जो भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये जो टॉपिक है आपका, ये इस तरह से तैयार कर दिया जाए कि आपको प्री और मेंस दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ डेली, आप इस तरह से पढ़ते रहिए मेरे साथ, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। और हो सकता है कुछ दिन बाद मैं आपको एक फ़ोन नंबर भी अवेलेबल करा दूं, जिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो आप पहले मेरी क्लास को साथ साथ पढ़ते रहिए और कोई दिक्कत हो तो आप पूछते भी रहिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे दूं कि देखिए, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है ना, ये फैक्चुअल है, तो इसमें बोर नहीं होना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँगा। आज यहाँ से बस हम लोग थोड़ा सा देखेंगे 1853 तक के अधिनियम को देखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे इसमें। तो आज की जो टॉपिक का हाईलाइट है, पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज के टॉपिक का क्या मेन हाईलाइट है, ठीक है। तो देखिए, आज के टॉपिक का मेन हाईलाइट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखने का ये पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम लोग सॉल्व करें। इसको देखने का मेन पर्पज़ ये होगा कि देखा जाए क्वेश्चन किस तरह से आता है यूपीएससी में। तो हम किसी टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक पहले से ही आइडिया होगा कि हमको किस तरह के पॉइंट्स को फोकस कर लेना है या किस तरह के पॉइंट्स पे हमको ज़्यादा ध्यान करना है। फिर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब कैसे हुआ, किस प्रावधान के तहत हुआ, इसका सफ़र कैसे रहा। फिर देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई, जिसमें हम लोग देखेंगे प्लासी और बक्सर युद्ध का, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि विभिन्न प्रावधानों का वर्गीकरण किया गया, जैसे भारत में प्रावधान लाए गए, इनका वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिर इन प्रावधानों में अंतर क्या है, जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, इनमें क्या अंतर होता है। फिर देखेंगे कि जो प्रावधान लाए गए हैं 1773 से लेके 1853 तक, इनमें मुख्य प्रावधान क्या किया गया था, तो उन प्रावधानों का वर्णन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग के आज के हाइलाइट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आई थिंक 2018 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ा सा ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो भारत का संवैधानिक विकास वाला चैप्टर है, ये पॉलिटी में और हिस्ट्री में दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कुछ टॉपिक्स जो होंगे ना, वो आपको हिस्ट्री में भी मिलेंगे और कुछ टॉपिक जो होंगे वो पॉलिटी में मिलेंगे। तो इसको लेके आप बिल्कुल भी परेशान न होइएगा। हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों उसमें आप देखें कि पॉलिटी में जितना पढ़ाया गया उतना कवर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कुछ सेक्शन उसमें से हिस्ट्री से भी इसमें डाल देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लेके बहुत परेशान नहीं होना है, लेकिन हमको पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसका कोई उद्देश्य नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका बस उद्देश्य यही है कि आपको ये बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सब प्रश्नों को हम लोग तब सॉल्व करेंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए अलग से क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। पहला इसमें जो दिया हुआ है वो है 1873 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। मतलब प्राच्यविद का मतलब है कि जो भारत की शिक्षा पद्धति को चाहते थे, और आंग्लविद का मतलब है कि जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को चाहते थे, दोनों के मध्य जो विवाद था उससे हुआ। अब यहाँ पे देखिए दिया है कूट, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल ए और 2, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, देखिए इसमें क्या करना है कि हमको पढ़ते हुए
इन पॉइंट्स पे बहुत फोकस करना है। अब देखिए एक चीज़ बहुत यूपीएससी अब करने लगा है कि वो ऑप्शन के माध्यम से आपको, जैसे 2023 में जो ऑप्शंस था, इसमें से 3 सही है, इसमें से 4 सही है, उस तरह का जब ऑप्शन देगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि हम लोग की बहुत ज़्यादा जो चैलेंज हो जाता है हम लोग के सामने, ठीक है। तो ध्यान से ये रखना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हम लोग को फिर ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा आया था, 2019 में आया था, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1813 के चार्टर में क्या प्रावधान किया गया था उसके बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज, जिसको क्राउन कहा जाता है, की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है। तीसरा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ठीक है। तो अब इसमें से देखिए 3, फिर यहाँ पर उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे 3 कथन दे दिया है और फिर यहाँ पे पेयरिंग करने के लिए दे दिया है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि इसमें से अगर एक भी ऑप्शन हमारा मिस हुआ तो पूरा क्वेश्चन हमारा डाउट में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ें उसके सभी ऑप्शंस पे हम लोग को कम से कम इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम सही कर ले जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का भी उद्देश्य नहीं है, बस ये मैं इस उद्देश्य से बता रहा था आपको कि किसी टॉपिक को पढ़ें जब हम लोग, तो किस तरह से फोकस करना है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं अब। ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब व्यापार करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे यहाँ के प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगी और धीरे धीरे यहाँ का शासक बन बैठी भारत का। तो उसने क्या किया कि अब देखिए यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से लेकर अब 1773 से लेकर 1858 तक, यहाँ तक मतलब जब तक 1857 का विद्रोह नहीं हो गया था और जब सीधे कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया तब तक, तथा 1858 से लेके 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक ब्रिटिश सरकार ने शासन के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट या जो भी अधिनियम है उनका सहारा लिया, जिसमें कई प्रकार के प्रशासनिक प्रावधान किए गए थे या सुधार किए गए थे। अब देखिए शुरू कहाँ से होती है। ये देखिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जो ब्रिटेन की महारानी थी। इन्होंने क्या किया था कि 31 दिसंबर 1600 में कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत सहित पूर्वी देशों, पूर्वी देश का मतलब क्या हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, जितने भी देश थे, इनके साथ व्यापार करने के लिए एक राजाज्ञा दिया या चार्टर दिया। ठीक है, चार्टर प्रदान किया जो राजलेख कहा जाता है। ये अधिकार दिया कि ठीक है तुम लोग जाओ 15 साल के लिए भारत सहित पूरे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो उत्तराधिकारी हो गया, फिर उसने कंपनी को ये अनलिमिटेड टाइम के लिए अधिकार दे दिया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि कब वो अधिकार छीन लिया गया कंपनी से। तो ये कंपनी की स्थापना की कहानी थी। कंपनी का प्रशासन एक परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा 24 सदस्य होते थे। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकता है, एक तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कंपनी का कब गठन किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, और कभी यार पूछता भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम क्या है, तो वो भी आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर पूछेगा कि कंपनी का प्रशासन जो है एक परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर व 24 सदस्य थे। तो ये भी एक की पॉइंट हो गया। अब देखिए हुआ क्या था कि जब वास्को डिगामा भारत आया, ठीक है, जब भारत आया, पुर्तगाल से भारत के लिए आया था वास्को डिगामा, और जब भारत से वापस गया तो यहाँ से मसाले ले गया और बाकी कई सामान ले गया। तो जब पश्चिमी यूरोप के बाजार में जब बेचा तो उसको बहुत बेनिफिट हुआ, और कहा जाता है कि लगभग 60 गुना ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो इस बेनिफिट को देखकर जो पश्चिमी देश थे उनके मन में भी ये इच्छा जागी कि क्यों ना भारत के साथ जाके व्यापार किया जाए। तो इन्हीं व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब जानते हैं कि जो कोलंबस था वो सोचा कि ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से होते हुए जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ से होते हुए भारत न जाकर बल्कि सीधे उन्होंने क्या किया कि टॉलमी के मैप को फॉलो किया, और टॉलमी के मैप को फॉलो करते हुए उन्होंने सोचा कि पश्चिम से अगर जाएंगे या अटलांटिक महासागर को पार करते हुए तो हम भारत जल्दी पहुँच जाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने
नई दुनिया की खोज की। नई दुनिया का मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज की। ठीक है, तो ये तो कहानी आप लोग सब जानते ही होंगे। अब अंग्रेजों के मन में आई कि क्यों ना भारत के साथ व्यापार करने के लिए हम भी एक कंपनी बनाए, उसके साथ व्यापार करें। इसी के तहत कंपनी ने क्या किया था, महारानी एलिजाबेथ के सामने एक प्रपोजल रखा था और कंपनी को ये प्रपोजल प्रदान कर दिया गया या इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो अब कंपनी का गठन हो गया। कंपनी क्या कही, गठन हो गया। अब कंपनी भारत में आके व्यापार करना शुरू कर दी। कंपनी शुरू में भारत से व्यापार करती थी, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, अंग्रेज भी बहुत चालाक थे, तो यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि यहाँ के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो जानते ही हैं कि जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने सहायक संधि की शुरुआत की थी, लेकिन वो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। अंग्रेजों ने सहायक संधि का सहारा लेते हुए भारत के जो राजा रजवाड़े थे या नवाब थे, इनके साथ युद्ध में संलग्न होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये क्या करने लगे कि अब व्यापार के साथ साथ इनका उद्देश्य बदल गया कि हम भारत से व्यापार के लिए ब्रिटेन से पूंजी न लाएं, बल्कि भारत से ही पूंजी इकट्ठा करके व्यापार करना शुरू कर दें। तो ये पूरी कहानी हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अब क्या हुआ था कि सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल में प्लासी एक जगह है, यहाँ पर 23 जून 1757 को अंग्रेजों का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, ये अंग्रेजों के कंपनी में एक सिंपल सा क्लर्क था, लेकिन बहुत योग्य था ये। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, सेनापति बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव को सेनापति बनाया गया। तो इसके नेतृत्व में मात्र 3000 सैनिक थे, जबकि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके पास 60,000 की सेना थी। तो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे कि अंग्रेजों को हम हरा देंगे, और जून का महीना है तो अंग्रेज वैसे भी गर्मी से परेशान होंगे और हम लोग हरा देंगे। जैसा कि इस तरह की एक घटना और घटी थी जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हुआ कि हम इनको हरा देंगे, ठीक है, अफगानियों को, लेकिन वो मराठे हार गए खुद ही उसमें। तो देखिए क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव की सेना बहुत प्रशिक्षित और डिसिप्लिन थी, जबकि नवाब सिराजुद्दौला ओवर कॉन्फिडेंस में थे और थोड़ी सी इनके साथ गलतफहमियां भी थी। कि मध्य क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें एक घटना ये घटी थी कि जो नवाब का सेनापति मीर जाफर था, ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था और इसने गद्दारी कर दी और इसने गलत सलाह दी, जिससे क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव की 3000 की सेना नवाब सिराजुद्दौला की 60,000 सेना पर भारी पड़ गई और अंग्रेज क्या हो गए, जीत गए। लेकिन ये जो प्लासी की जीत थी ना, ये अंग्रेजों की सैन्य विजय नहीं थी, ये एक तरह से कूटनीतिक विजय थी। अब ये अंग्रेजों की सेना को भारत में धीरे धीरे इसने स्थापित कर दिया कि भाई अंग्रेज भी क्या है, सैन्य रूप से सशक्त हैं। ये बात इसने कहा, कूटनीतिक रूप से विजय माने जाती है प्लासी के युद्ध को। लेकिन इसके कुछ साल बाद ही 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज सेनापति, अब कौन था, हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब अब मीर कासिम हो गया। क्या हुआ था कि जब यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई तो नवाब सिराजुद्दौला की जगह अब जो मीर जाफर था, इसको गद्दी पे अंग्रेजों ने बिठा दिया। और मीर जाफर को जब गद्दी पे बिठाया तो देखा कि ये भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है या अंग्रेजों की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसी का दामाद था कौन, मीर कासिम। इसको फिर उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा सिराजुद्दौला, यहाँ पे क्या है, नवाब, अवध के नवाब है सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मतलब 3 लोगों की संयुक्त सेना थी, जिसमें बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। इनके मध्य बक्सर में युद्ध हुआ। बक्सर कहाँ है, बिहार में युद्ध हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो सेना थी उसने इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना को हरा दिया और यह अंग्रेजों की पूरी तरह से एक सैन्य विजय थी। इसमें अंग्रेजों ने अपने दम पर इस युद्ध को जीता था। ठीक है, अब इस बक्सर के युद्ध ने क्या किया कि भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित कर दी। अब एक कहानी आप लोग ये भी जानते हैं कि जब मुगल साम्राज्य का पराभव हो रहा था तो उस समय भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरी, जिसमें अवध के नवाब थे, ठीक है, फिर आपके हैदराबाद के निजाम थे, बंगाल के नवाब थे, फिर मराठे थे, फिर राजपूत थे। ये सभी शक्तियाँ आपस में लड़ना शुरू कर दी। तो एक समय माना गया कि भारत में अब शासन मराठों का होगा, मराठे ही भारत का भाग्य विधाता होंगे। लेकिन मान लीजिए
कि बक्सर युद्ध ने ये तय कर दिया कि अब भारत का भाग्य विधाता अंग्रेज होंगे, ठीक है। और पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुआ था उसने ये तय कर दिया कि मराठे फिलहाल भारत पर शासन नहीं कर सकते पूरे भारत पर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों पानीपत के तीसरे युद्ध में जो अफगानों से इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसमें इनकी बहुत बुरी तरह से पराजय हुई थी, ठीक है, मराठों की। तो उसी तरह से कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने अब स्थापित कर दिया कि अंग्रेज ही भारत में अब अपनी सत्ता स्थापित करने में सक्षम है, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा इतिहास देखें। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब बक्सर का युद्ध हो गया, तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से हार गईं, तो 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है, में एक संधि हुई। संधि के लिए किसको बुलाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। और शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, अब सोचिए इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने भाग नहीं लिया था बक्सर के युद्ध में, उसको इसके लिए स्पेशली बुलाया गया कि तुम आके संधि करो। बहुत चालाक था, सोचिए ये इतना कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ये बहादुर और क्लेवर भी था। लेकिन 50 वर्ष की उम्र में ही इसने जाके ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली, पता नहीं किस कारण से। जिसमें कंपनी को, अब ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें क्या हुआ कि कंपनी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब है कि जब मुगल शासन था तो उसमें राजस्व एकत्रण करने का जो विभाग था उसको दीवानी कहा जाता था, ठीक है। तो अब क्या किया इन्होंने कि इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेज क्या किए कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिए, इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है, कि अब ये दीवानी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब कंपनी व्यापार के साथ साथ राजस्व संग्रहण का कार्य भी करने लगी। मतलब अब इसने क्या किया कि राजस्व का संग्रह करना शुरू कर दिया। यही से भारत में ब्रिटिश सत्ता का अध्याय शुरू होता है। अब देखिए, एक आपने सुना होगा कि द्वैध शासन शुरू हुआ। तो द्वैध शासन का मतलब यही था कि प्रशासन तो रहेगा भारतीयों के पास, लेकिन राजस्व वसूली का अधिकार किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास होगा। मतलब अंग्रेज जो है वो राजस्व वसूली करेंगे और जो कर्तव्य है वो भारतीय प्रशासक होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या हुआ, जब कंपनी के हाथ इतना अच्छा एक क्षेत्र लग गया, ठीक है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र लग गया, जो उस समय सबसे संपन्न क्षेत्रों में से भारत का एक था। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारतीय संसाधनों से ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए कंपनी पर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन की सरकार ने देखा कि कंपनी के हाथ भाई इतना तगड़ा क्षेत्र लगा हुआ है, बहुत फर्टाइल क्षेत्र है, इतना संसाधन से संपन्न क्षेत्र है, तो क्यों न ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए हम भारतीय संसाधनों का उपयोग करें। और इसके लिए क्या ज़रूरत था कि अब कंपनी को नियंत्रित किया जाए, कंपनी पर नियंत्रण लगाया जाए। और सबसे पहले क्या किया गया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया कि भाई अब कंपनी के काम को नियंत्रित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संसाधनों से ब्रिटिश हितों की पूर्ति की जाए। तो इस उद्देश्य से क्या किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि एक यहाँ पे वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न प्रावधान जो किए गए थे, जैसे आप सुनते होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर चार्टर एक्ट है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर इसका डिवीजन किया गया है, इसको दो भागों में हम लोगों ने बांटा है। पहला जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत है। मतलब जब कंपनी डायरेक्टली भारत पर शासन कर रही थी तब तक का, कब से कब तक, 1773 से लेके 1853 तक। यहाँ पर जो प्रशासनिक सुधार किया गया है, अभी भी स्वामित्व तो किसके पास था, भारत का शासन किसके पास था, कंपनी के पास था। कंपनी पे नियंत्रण के माध्यम से इनडायरेक्टली ब्रिटिश सरकार शासन भारत पर कर रही थी। तो यहाँ तक जो अधिनियम आए उनको एक तरफ देखा गया है। और क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि सत्ता डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया, जिसको कहते हैं कि क्राउन के अंतर्गत सत्ता चली गई। मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के हाथ में सत्ता चली गई, कंपनी से सब काम ले लिया गया, ठीक है। और यह कहाँ से चला, 1858 से लेके 1947 तक, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया, तब तक अधिनियमों का जो एक लेखा जोखा है वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक को अभी नहीं देखेंगे, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। अभी इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत किस प्रकार से
एक्ट के माध्यम से इस पे नए नए प्रावधान लाए गए। ठीक है, अब इस पे आपको एक चीज़ मैं अभी फिर से क्लियर कर दूं कि आपसे एक मैं सलाह दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। अगर यहाँ पर देखिए फैक्चुअल चीज़ें हैं, यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें हैं, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप आराम से थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा। ठीक है, लिखिएगा और बहुत घबराइएगा नहीं। थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जब मैं भी तैयारी करता था तो इस सब चीज़ों संवैधानिक विकास से बहुत ज़्यादा घबरा जाता था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए, अपने हाथ से नोट्स बनाया कीजिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी तैयारी करना शुरू कीजिए तो आप दूसरे के नोट्स पे मत रहिए। जैसे हम लोग की थोड़ी सी आदत है, लापरवाही भी है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग मार्केट के नोट्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, किसी कोचिंग का नोट से, किसी सीनियर का नोट से। ठीक है, हेल्प लीजिए लेकिन अपनी मेहनत खुद कीजिए। आप लेकर सभी नोट्स को कम से कम पढ़िए, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाइए। जो आप अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, वनस्पत इसके कि आप किसी का लेके कट पेस्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए या रट लीजिए, उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आप थोड़ी मेहनत कीजिए। देखिए IAS बनना है तो इतना आसान भी नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग बार बार देखते हैं ना कि चार्टर एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, फिर भारत परिषद अधिनियम आएगा। ये क्या है? तो इसके देखिए चार्टर एक्ट तब लाया जाता है कि देखिए जब कंपनी के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर कोई प्रावधान लाया जाता था कि कंपनी के व्यापारिक हितों को या तो बढ़ाना है या संवर्धित करना है या उनको रेगुलेट करना है, कंपनी के व्यापारिक हितों को, तो जो अधिनियम लाया जाता था, जो कानून बनाया जाता था, उसे चार्टर एक्ट कहा जाता था। और अभी आप लोगों ने देखा ना कि 31 दिसंबर 1600 में जो ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को क्या दिया था, चार्टर ही तो दिया था, राजाज्ञा ही तो दिया था, चार्टर एक्ट। तो इसलिए इसको चार्टर एक्ट कहा जाता है। मतलब जब कंपनी के व्यापारिक हितों को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे चार्टर एक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? जब भारत में कंपनी के प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाता है तो उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। मतलब जब कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो उसे चार्टर एक्ट कहा जाता है, लेकिन कंपनी के प्रशासनिक मामलों को जब नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाता है तो उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ये याद रखिएगा। अब तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका मतलब ये है कि अब जब 1857 की क्रांति के बाद जब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटेन की सरकार के अधीन चली गई, तब से जो अधिनियम बनने लगे उन्हें कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम कहा गया। अब भारत परिषद अधिनियम क्या है कि देखिए एक प्रावधान किया गया था 1853 के एक्ट में कि इंडियन काउंसिल की गठन की जाएगी। तो ठीक है, अब उसके तहत जो अधिनियम बनाया गया उसमें ये भी था कि भारत परिषद अधिनियम का नाम दिया गया। तो ये बेसिकली ये एक ही है, ये चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, और ये भारत परिषद अधिनियम, इन चारों में हम लोगों ने डिफरेंट देख लिया कि क्या है ये। ठीक है, चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब आते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब कंपनी का पूरी तरह से भारत पे एक तरह से नियंत्रण हो गया था। प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, बक्सर के युद्ध के बाद तो कंपनी का पूरा शासन हो गया था। ठीक है, तो अब क्या किया गया, अभी भी भारत पे नहीं हुआ था लेकिन बहुत बड़े बंगाल और अवध के क्षेत्र तक तो हो ही गया था, उड़ीसा, बिहार, अवध तक के। अब क्या किया गया, देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने एक सेक्रेट कमेटी का गठन किया था और उस सेक्रेट कमेटी की गठन जब हुई थी तो उसकी सिफारिश पर क्या किया गया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। ठीक है, यह पारित किया गया था। इसके माध्यम से अब कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रयास शुरू किया गया। कहा गया, ब्रिटेन की संसद ने कहा भाई कंपनी ऐसा है कि तुम लोग भारत जैसे इतना एक समृद्ध देश तुम्हारे नियंत्रण में आया है तो अब इसका संसाधन हमें चाहिए। इसलिए कंपनी पे क्या किया गया कि अब नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया गया। ठीक है, अब इसके माध्यम से क्या किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई तथा कंपनी के प्रशासनिक व राजनैतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हो गई। मतलब अब ये कहा गया कि ठीक है भाई, तुम अभी तक व्यापारिक काम कर रहे थे लेकिन अब तुम क्या करो, प्रशासनिक और राजनीतिक काम भी कर रहे हो, उसको भी ब्रिटिश संसद द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई। अच्छा, एक चीज़ जानते हैं,
अंग्रेज भारत में क्यों सफल हो गए, और भारत में मतलब इतना समृद्ध, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भारत में क्यों अंग्रेज सफल हो गए? उसका मेन रीजन था कि भारत में जितनी भी शक्तियां थीं, अब मुगल साम्राज्य के पराभव के बाद क्या हो गया था कि अब केंद्रीय शक्तियां रही नहीं कोई, सब रीजनल फोर्सेस हो गई थीं, जिसमें अवध का नवाब अलग थे, बंगाल के नवाब अलग थे, हैदराबाद के अलग थे, मैसूर के अलग थे, ठीक है, फिर राजपूताना अलग था, मराठे अलग थे, सिंध अलग था। तो ये सब क्या था ना कि पंजाब का अलग था। तो ये क्या था ना कि आपस में ही इन लोगों के बीच में बहुत प्रतिस्पर्धा थी, कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, ठीक है। और अंग्रेज इस चीज़ को जान गए तो उन्होंने क्या किया कि आपसी फूट या मतभेद का उन्होंने बहुत तगड़े से फ़ायदा उठाया, और वो समझ गए कि अब भारत पे विजय प्राप्त करनी है तो यहाँ के शासकों को आपस में लड़ा दो, ठीक है। तो ये बहुत उनकी कारगर रणनीति रही, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, प्रावधान क्या किया गया था, इस पर फोकस करना है और इसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, इसको नोट्स आप साथ में बनाते चलिए गए। तो अब क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसका पदनाम बदल के क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर में जनरल शब्द लगा दिया गया, और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। अब इसकी सहायता के लिए, किसकी, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। किसकी सहायता के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। अब इसमें जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया उसमें 4 सदस्य कौन थे, एक थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन व बरवेल, ये 4 सदस्य थे। तो यहाँ पे देखिए इन 4 सदस्यों का नाम आपको याद नहीं रखना है, अगर दिमाग में आता है तो वहाँ पे अगर ऑप्शन आएगा तो क्लिक हो सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग पहला था, ठीक है। अब देखिए बंगाल के अतिरिक्त 2 अन्य प्रेसिडेंसियां कौन थी, मद्रास व बम्बई। इन दोनों को क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। सॉरी, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फिर क्या किया गया, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें सर एलिजाह इम्पे क्या थे, चीफ जस्टिस थे। ये सर एलिजाह इम्पे क्या थे, चीफ जस्टिस थे, और बाकी 3 लोग अन्य जज थे जिसमें हाइड थे, लिमास्टर थे और चैम्बर्स थे। ये 3 लोग क्या थे, ये अन्य जज थे। अब ये उस सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, यह एक अभिलेख न्यायालय था जिसके विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जाती थी, ठीक है। अब ये प्रीवी काउंसिल क्या होता है, तो ऐसी परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था या बनाया था। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस प्रावधान के तहत किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसमें कितने जज थे, तो इसमें 4 जज थे जिसमें एलिजाह इम्पे ये मुख्य जज थे, चीफ जस्टिस थे, बाकी चैम्बर्स, लिमास्टर वो हाइड अन्य जज थे। और ये क्या था, ये एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, जब हम लोग इंडियन जुडिशरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो इसके खिलाफ क्या होता था, प्रीवी काउंसिल में अपील की जाती थी। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कैसे, हम लोग ने सब पढ़ लिया, क्वेश्चन पूछ कैसे देगा यूपीएससी, बोल देगा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। यह एक अभिलेख न्यायालय था, इसके निर्णयों के खिलाफ कहीं और अपील नहीं की जा सकती थी। अब एक स्टेटमेंट दे दिया तो इसमें हम लोग फंस जाएंगे कि किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था। तो इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी, कहाँ, प्रीवी काउंसिल में। और इस तरह से प्रीवी काउंसिल क्या था, ऐसी परिषद जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था या बनाया था, ठीक है। तो ये है। अब फिर एक और प्रावधान क्या किया गया, कंपनी के कर्मचारियों को अब बिना लाइसेंस निजी व्यापार करने पर तथा भारतीयों से उपहार लेने पर व रिश्वत लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके पहले खूब लूट हुई थी, ठीक है। तो अब क्या किया गया
कि बिना लाइसेंस निजी व्यापार, मतलब कंपनी का कोई कर्मचारी है तो वो व्यापार करेगा, निजी मतलब अपना व्यापार करेगा, तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। और अब भारतीयों से उपहार नहीं ले सकता है वो। भारतीयों से उपहार का मतलब जो राजा रजवाड़े थे इनसे उपहार लेते थे सहायक संधि के बदले में। जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसने बहुत नौटंकी किया था सहायक संधि का, ठीक है। उसके पहले भी बहुत सहायक संधि किए थे सब ये सब, ठीक है। और भारतीयों से उपहार लेने पर इनको प्रतिबंध लगा दिया गया, और भारतीयों से रिश्वत लेने पे, सोचिए कि ये अंग्रेज हैं, गोरे हैं, लेकिन ये काला काम करते हैं सब, ठीक है। रिश्वत लेने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। ये इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया। तो ये मुख्य प्रावधान थे किसके, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। आपसे फिर से मैं यही कहूँगा कि आप मेरे साथ पढ़ते चलिएगा और साथ में अपना नोट्स बनाते चलिएगा। बिना नोट्स बनाए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बिना पेन के जा रहे हैं आंसर लिखने, ठीक है, या बिना हथियारों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। इसलिए मैं बहुत आराम से इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसमें हम लोग को थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है, साथ में इसको संशोधनात्मक एक्ट कहा जाता है। और ये बेसिकली क्या होता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें संशोधन करके इसको लाया गया था, ठीक है। इसमें प्रावधान क्या किया गया था, तो पहले प्रावधान इसमें किया गया था कि कलकत्ता की सरकार अब बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी क्या करेगी, कानून बनाएगी। मतलब जो कलकत्ता की सरकार है, जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, वो क्या करेगा, बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाएगी कलकत्ता की सरकार, ठीक है। फिर क्या था, गवर्नर जनरल की व काउंसिल को, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक है, 4 सदस्यीय काउंसिल थी, को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। मतलब अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में नहीं था, जिससे गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए नियम अब उच्चतम न्यायालय के पास आवश्यक रूप से पंजीकृत नहीं होंगे। पहले यह था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी कानून बनाएंगे वो उच्चतम न्यायालय के पास जाकर क्या करेंगे, उसका पंजीकरण कराएंगे। और वही सर्वोच्च न्यायालय जिसको 73 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है, जिसमें सर एलिजा इम्पे मुख्य जज थे, तो उसके यहाँ पंजीकृत कराना पड़ता था। लेकिन अब कहा गया कि भाई अब पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से समझ लिए क्या होता था ना कि ये क्लैश ऑफ टाइटन होता था, मतलब आपस में सब उनकी तक शक्तियों के टकराव होता था एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर क्या किया गया, अब राजस्व संबंधी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब अब राजस्व संबंधी जो मामले हैं उनको भी क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब इसके तहत एक और प्रावधान किया गया कि कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाते हुए, जो मुख्य कम्युनिटी कौन थे, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, लाते हुए हिंदू व मुस्लिम समुदाय को उनके निजी कानूनों के अनुसार वाद दायर करने का प्रावधान किया गया। अर्थात हिंदू और मुस्लिम के जो होता ना कि जैसे कुरान के अकॉर्डिंग है, भारत में तो कई हैं, दायमाबाद है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, फिर मनुस्मृति, कई हैं सब, उनके अनुसार जो भी कानून के निजी कानून है उनके अंतर्गत उनको वाद दायर करने का प्रावधान दे दिया गया। अर्थात कानून बनाने व क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के उल्लंघन पर लगभग रोक लगाया गया कि भाई ठीक है। देखिए अंग्रेज आए थे ना, तो अंग्रेज क्या थे, वेस्टर्न कल्चर को लेके आए थे, तो उनको लगता था ना कि वहाँ पे पुनर्जागरण हो चुका था, तो वहाँ पे अब एक था कि भाई रेशनलिज्म या तर्कवाद जो है, बुद्धिवादी सब चला था, तो वो लोग एक समानता लाने के लिए तर्क के आधार पे नियम कानून को बना रहे थे। जबकि भारत में क्या था कि धार्मिक आधार पे अभी भी नियम कानून चल रहे थे। तो वो अब थोड़ा सा पहले तो हस्तक्षेप किया उन्होंने, फिर थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को इस तरह से अब समायोजित किया कि भाई इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर बाद में राजा राम मोहन राय आए तो उन्होंने दबाव बनाया, फिर अंग्रेजों ने उसमें सुधार किया, ठीक है। तो ये चीज़ था। फिर इसके आगे तो थोड़ा सा ही था ये 81 वाला। फिर क्या है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की असफलता के बाद इसे लाया गया, जो कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। अब अंग्रेज काफ़ी कुछ जीत चुके थे भारत में, अब उनको वैधानिकता देना था, तो उसके लिए क्या किया गया, इसको लाया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, कंपनी के राजनैतिक व व्यापारिक कार्यों का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है। व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी के निदेशकों के हाथ में रहा। मतलब कंपनी क्या करती थी, पहले व्यापारिक काम करने आई, फिर आके उसने क्या किया
कि राजनीतिक काम शुरू किया, शासन अपनाना शुरू किया, सत्ता हड़पना शुरू किया, और दोनों काम करती रही, राजनीतिक काम भी करती रही और व्यापारिक काम भी करती रही। तो इस प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कहा गया कि भाई ऐसा नहीं रहेगा, अब कंपनी क्या करे, व्यापारिक क्रियाकलाप करे। अब ठीक है, कंपनी क्या करे, व्यापारिक क्रियाकलाप करे। कंपनी के निदेशकों के हाथ में व्यापारिक क्रियाकलाप ही रहेंगे, परंतु राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, इस प्रकार अब द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ हुई। एक द्वैध शासन हम लोग कब देखे थे, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और दीवानी प्राप्त कर ली। कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी प्राप्त कर ली, तो वहाँ द्वैध शासन का शुरुआत हुई। फिर बाद में उसका समाप्त कर दिया गया। पूरा जब नियंत्रण ले लिया अंग्रेजों ने, तो फिर अपना ही सत्ता संभालने लगे। फिर अब क्या किया गया कि यहाँ पे कंपनी जो द्वैध शासन, कंपनी के साथ द्वैध शासन हुआ, मतलब यहाँ पे कंपनी के साथ ही मोए मोए कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अब क्या हुआ कि कंपनी के हाथ से राजनैतिक क्रियाकलापों को लेते हुए 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि नियंत्रक मंडल की स्थापना कब की गई, किस एक्ट के तहत की गई। अब ये भी हो सकता है दूसरा, कितने सदस्यीय नियंत्रक मंडल था। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना हम लोग को। ठीक है, यही बारीकियां क्वेश्चन बनाती हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना को 4 से 3 सदस्यों की कर दी गई। ठीक है, अब इसकी संरचना में क्या कर दिया गया, पहले 4 थे परिषद की सदस्य संख्या, अब क्या कर दी गई, 3 सदस्य कर दिए गए। फिर क्या किया गया, केंद्रीय शासन के अनुपालन न होने की दशा में अब गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता था। प्रांतीय सरकारें क्या थी, वही बंगाल बिहार वाली थी। ठीक है, बंगाल बिहार वाली प्रांतीय सरकारें थी, इनको क्या कर सकता था, बर्खास्त कर सकता था। कौन, गवर्नर जनरल। ठीक है, किसके, केंद्रीय शासन के अनुपालन न होने पर। ठीक है, फिर क्या हुआ, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाया जा सके। बहुत लूट लिए थे सब। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये लूटपाट मचाए थे। तो अब क्या हुआ, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। क्यों की गई, कि भारत में नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो अवैध जो कार्य किए हैं भारत में आकर, उसमें क्या किया जाए, मुकदमा चलाया जाएगा। अब आपका काम है कि जाइएगा, देखिएगा भारत में एक गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर बहुत तगड़े से मुकदमा चलाया गया था वहाँ पे। ठीक है, बट बाद में माफ़ भी कर दिया गया उसको। अब देखिए क्या हुआ, 1786 का अधिनियम। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, लेकिन वो मना कर रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था, क्योंकि ये चाहता था कि पूरी शक्तियां मेरे पास हों, मतलब मेरे पास सारी शक्तियां हों। अब इसकी जिद थी, 2 शर्तें थी इसकी। इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, 1786 का अधिनियम लाया गया था। इसकी 2 शर्तें कौन थी, ये थी, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को क्या कर सकता है, निरस्त करते हुए अपना निर्णय लागू कर सकता है। परिषद में अब सदस्य कितने थे, 3 सदस्य रह गए थे। तो ये था कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को निरस्त करते हुए अपना निर्णय लागू कर सकता है। तो इसकी एक शर्त थी, इसको मान लिया गया। दूसरी शर्त थी, गवर्नर जनरल को अब प्रधान सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, मतलब ये अब सब कुछ रहेगा। तो इसकी दोनों शर्तों को मानते हुए 1786 के अधिनियम को लाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक अलग चार्टर एक्ट आता है, कौन, 1793 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, ये इसमें क्या प्रावधान किया गया, अब नियंत्रक मंडल जो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल थे के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या किया गया, नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे तथा उनके जो कर्मचारी थे उनको वेतन अब कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, कि भारतीय राजस्व से देने की परंपरा किस अधिनियम से या किस चार्टर से शुरू की गई। दूसरा प्रावधान क्या किया गया, भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो कंपनी भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी उसको 20 वर्षों के लिए और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कब बढ़ा दिया गया, 1793 में। फिर क्या किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान की गई वह शक्ति जो जिद किया था कि 2 शक्तियां हमको मिलनी चाहिए, जिसमें एक क्या करता था, वो परिषद के निर्णयों को न मानते हुए अपना निर्णय भी लागू करता था, और दूसरा कमांडर इन चीफ बनने की जो उसकी मांग थी, उन दोनों मांग को अब क्या की गई, जिसमें वह परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकता था
इस निर्णय को क्या किया गया, या इस अधिकार को क्या किया गया, भावी गवर्नर जनरल को व प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक क्या कह दिया गया, विस्तारित कर दिया गया कि भाई अब तक जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जा रहा था वो क्या किया जाएगा, अब भावी गवर्नर जनरल को भी दिया जाएगा और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी यही अधिकार दिया जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पहला जो प्रावधान किया गया कि जो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया था, कब दिया गया था, 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। तो अब क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कहा गया भैया अब भारत और भारत सहित पूर्वी देशों के साथ जो एकाधिकार का तुम्हारा मतलब दावा था या दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आम ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ और पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, ये किया गया। लेकिन अभी भी क्या किया गया, चाय जो टी है, चाय और चीन, जो चीन देश है, मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार करने में अभी भी कंपनी के पास एकाधिकार बना रहा। तो इसका मतलब है कि अब कंपनी की जो मोनोपोली थी, ठीक है, भारत और पूर्वी एशिया के देशों के साथ, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि चाय और चीन के साथ व्यापार अभी भी कंपनी के नियंत्रण में रहा, ठीक है। तो ये पहला इसके साथ प्रावधान किया गया कब, 1813 के चार्टर एक्ट में। दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। किया नहीं गया, प्रावधान था सिर्फ, याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रावधान किया गया, भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। आपको सोच के बड़ी हैरानी होगी कि 1 लाख रुपए में क्या होता है, लेकिन उस समय 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और उस समय पढ़ने वाले लोग ही कितने थे, 1-8% रहे होंगे पढ़ने वाले लोग, और कौन पढ़ता था उस समय, ठीक है। फिर तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि अब ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई। जो पादरी थे अब आकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे, इसके तहत ये प्रावधान दिया गया। फिर अगला प्रावधान क्या किया गया कि जो स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं थीं, ठीक है, इनको यह अधिकार दिया गया कि यह व्यक्तियों पर करारोपण कर सकती हैं। जो स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं थीं ये अब व्यक्तियों पर करारोपण कर सकती थीं, ये अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो ये भी एक प्रावधान था, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। तो जानते ही हैं आप लोग कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस चार्टर एक्ट के तहत बहुत कुछ कर गए। अब क्या क्या कर गए उसी को देखेंगे हम लोग, प्रावधान क्या क्या था इनका। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तब तक अंग्रेज क्या, वेलजली 1798 में आके सहायक सदनी कर चुका था वेलजली, तो पूरे भारतीय राज्यों को लगभग तो मिला ही लिए थे। फिर इसके बाद 1813 तक आते आते भी बहुत कुछ इन्होंने मिला लिया था, ठीक है। तो अब संपूर्ण भारत के एक तरह से क्या हो गए थे, कर्ता धर्ता अंग्रेज हो गए थे। कुछ क्षेत्र बचे हुए थे, जैसे पंजाब वाला क्षेत्र जो बचा हुआ था, रणजीत सिंह वाला वो क्षेत्र बचा हुआ था, फिर कुछ क्षेत्र इधर बचे हुए थे, लेकिन काफ़ी कुछ क्षेत्र पे अंग्रेज अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। तो अब क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे क्या था, वॉरेन हेस्टिंग क्या था, वो बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला था, ठीक है। ये क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या हुआ था, ये बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या किया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है। फिर दूसरा प्रावधान क्या किया गया, बम्बई एवं मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया गया। मतलब अब कहा गया कि बम्बई और मद्रास की जो परिषदें हैं वो अब कानून नहीं बनाएंगी, इस अधिकार से उनको क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। फिर प्रावधान क्या किया गया, कंपनी के सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 13 में क्या कहा गया कि भाई ठीक है सब कुछ समाप्त करते हैं, लेकिन चाय और चीन के साथ तुम व्यापार करते रहो। लेकिन 33 में कहा गया कि अब तुम कुछ मत करो, व्यापार करो ही नहीं, अब कंपनी क्या करे, केवल प्रशासनिक व राजनीतिक कार्य करे।
कंपनी को कहा गया कि देखो भाई, ये तुम जो व्यापार कर रहे हो, प्रशासन और राजनीतिक कार्य भी कर रहे हो, तो अब ये दो द्वैतवाद नहीं चलेगा। अब क्या करना है, तुम व्यापारिक काम तुम्हारे हाथ से छीन ले रहे हैं, अब तुम केवल प्रशासनिक व राजनीतिक कार्य करो। तो इसके माध्यम से क्या किया गया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। फिर क्या प्रावधान किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया, जो परिषद की बैठकों में तो भाग ले सकता था परंतु मतदान नहीं कर सकता था। ठीक है, परंतु मतदान नहीं कर सकता था। जैसे हमारा नियंत्रक लेखा परीक्षक है ना, कि संसद की कार्रवाई में तो भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, वैसे इसकी स्थिति थी। एक विधि सदस्य को शामिल किया, कहाँ, गवर्नर जनरल की परिषद में। अब ये क्या करता था, परिषद की बैठकों में भाग लेता था परंतु मतदान नहीं कर सकता था। तो ये प्रावधान किया गया। फिर अगला प्रावधान क्या किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से या तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रावधान तो इसके 1833 के अधिनियम में ही कर दिया गया था विधि आयोग के, लेकिन 1834 में क्या किया गया, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 4 सदस्य थी और इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को हम लोग बहुत गाली देते हैं कि लॉर्ड मैकाले, और जानते ही हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को बहुत गाली देते हैं। ठीक है, गाली देने की बात थी कि अंग्रेजों ने आके इस तरह से भारत पे आधिपत्य जमाया। ठीक है, लेकिन लॉर्ड मैकाले की जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उसका लाभ भी हम लोग ले रहे हैं। चलिए, इस एक्ट के द्वारा भारत में प्रावधान किया गया था, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, लेकिन अभी इसका उन्मूलन नहीं किया गया। उन्मूलन कब किया गया, 1843 में नियम 5 के तहत इसका उन्मूलन कर दिया गया। अब आपको एक होमवर्क है कि जाके देखिएगा कि 1843 में किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, उसका नाम देखिए, कौन गवर्नर जनरल था, आपको बता दूंगा, एल से नाम था उसका। चलिए आप खोजिएगा। अगला प्रावधान क्या था, अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधीन में जो भी नियुक्ति होगी, कंपनी के कर्मचारियों के रूप में जिसकी भी नियुक्ति होगी, उनके मध्य धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश व रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश व रंग के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो पहली बार अब भारतीयों को कंपनी में कार्य करने का अवसर मिलने का एक मतलब संभावना हुई, मिला कि नहीं मिला, संभावना हुई कि अब भाई कंपनी के अंतर्गत किसी कर्मचारी की नियुक्ति में धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश व रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब फिर क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में आने जाने, बसने या व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ये कहा गया कि भैया अब अंग्रेज आएँ, भारत में घूमें फिरें, यहाँ बसें और यहाँ से व्यापार करने जाएं। ठीक है, करते, ये कहा गया इस अधिनियम के तहत। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक थी कि पहली बार भारत में संविधान निर्माण की आंशिक झलक इसी अधिनियम से प्राप्त होती है। हालांकि संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो हम लोग 1773 से पढ़ते हैं कि संवैधानिक विकास है, तो भाई संविधान के निर्माण की दिशा में तो उसी तरह से बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ पे पहली बार स्पष्ट रूप से क्या हुआ कि भारत में संविधान निर्माण की आंशिक झलक प्राप्त होती है। किससे, इस अधिनियम के माध्यम से। अब हम लोग आते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह अंतिम चार्टर था। क्यों, क्योंकि इसके बाद अब धीरे से कंपनी से सत्ता ले ली जाएगी और सत्ता किसके नियंत्रण में चली जाएगी, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में चली जाएगी, मतलब ब्रिटिश संसद के पास सीधे चली जाएगी। तो इस अधिनियम के तहत प्रावधान क्या किया गया था, जानते हैं डलहौजी था, डलहौजी बहुत उथल पुथल मचाया था भारत में। ठीक है, इसके माध्यम से विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। अब कहा गया कि भाई जो भी विधायी कार्य हैं उनको प्रशासनिक कार्यों से क्या किया गया, पृथक कर दिया गया। ठीक है, पहली तो ये व्यवस्था की। दूसरा क्या किया कि भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद, जिसको ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, 12 सदस्यीय एक विधान परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। और इसका मुख्य काम क्या था, भारत के लिए विधि बनाना। तो जो मैं कहा था ना कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया है
वो इसी के तहत आता था। जब बनते ये काउंसिल जब बन गई और विधि बनाना इसने शुरू कर दिया, तो उसका नाम कभी कभी इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काउंसिल विधान परिषद द्वारा वो नियम बनाए जाते थे। तो एक तो पहले ये किया गया। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि विधान परिषद द्वारा बनाई गई विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति अब आवश्यक थी। जैसे अभी होता है ना कि भाई संसद के सदस्यों ने या संसद ने क्या किया है कि कोई विधेयक पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी तभी तो अधिनियम बनेगा। तो उस समय इसी तरह का प्रावधान था ये कि विधान परिषद द्वारा, अब क्या थी, 12 सदस्यीय विधान परिषद थी, अगर ये किसी भी प्रकार का विधि बनाती है तो उसको अधिनियम बनना है तो उसके लिए क्या होगा, गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होगी। ठीक है, और ऐसी विधि पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। अगर गवर्नर जनरल सहमत नहीं है परिषद के निर्णयों से तो वो वीटो कर सकता था। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया। फिर क्या किया गया, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अब नामजदगी के स्थान पर, मतलब पहले नॉमिनेट होते थे, के स्थान पर अब प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। मतलब अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हुई। इस प्रकार जो उस समय तक विशिष्ट ब्रिटिश सिविल सेवा थी, ठीक है, वो भारतीय नागरिकों के लिए भी क्या कर दी गई, खोल दी गई। कहा गया कि भाई अब चलो भारतीय भी इसमें सिविल सेवा की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसकी शुरुआत कब हुआ था, 1853 के अधिनियम द्वारा वो अधिकार दिया गया कि आप जाकर अब ICS की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब आपको होमवर्क है कि आप जाकर देखिएगा कि कौन सबसे पहला भारतीय था जिसने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया। फिर इसके बाद प्रावधान क्या था कि जो विधि सदस्य था गवर्नर जनरल की परिषद में, अब गवर्नर जनरल की परिषद में क्या कर दिया गया, उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। मतलब वो अब वोटिंग भी कर सकता था। ठीक है, अब तक लल्लू बना हुआ था तो अब वो वोटिंग कर सकता था। तो ये किया गया। अब क्या हुआ, 1853 के अधिनियम में, ठीक है, चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व का मतलब है कि भारतीयों को नहीं, ये गवर्नर जनरल की परिषद की बात कर रहा है, में 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। मतलब पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को, मतलब यहाँ बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा की प्रेसिडेंसियों की सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है, 4 सदस्यों का चुनाव। तो ये भी प्रावधान था। अगला प्रावधान था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। भाई धीरे धीरे इससे सारा अधिकार तो ले लिया गया पहले, तो अब ये इसमें प्रावधान किया गया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कभी भी भंग किया जा सकता है। और फाइनली क्या किया गया कि 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया कि भैया जो तुम बोरिया बिस्तर लेकर आए हो इंडिया में शासन करने का, अब यहाँ से तुम जाओ, अब कोई काम नहीं करना है। पहले व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया, फिर इसके बाद क्या किया गया कि प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार भी छीन लिया गया। ठीक है, तो ये किया गया। अब एक चीज़ हम लोग को देखिए, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग ने पढ़ लिया। अब आपको इस पे जाके नोट्स बनाना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जैसे भी होगा उसको देखिएगा, कहाँ आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, कैसे आप करने में सक्षम है कि नहीं है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 1858 से लेके 1947 तक, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। चलिए, थैंक यू।